लास्ट डे अपने जैसे पढ़ रहे थे 2022 का पेपर, तो 2022 का बहुत सारा क्वेश्चंस अपने किए थे। ग्रॉस वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड, इसका डिफरेंसेस, ये सब पढ़ चुके हैं ना हम लोग। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सब कर चुके हैं। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं जहाँ से नहीं किए थे। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ मनी? वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आया था 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आंसर लिखना। मैं यहाँ पे इलेबोरेट करके ही इलिस्ट्रेशन दे रही हूँ, बट यू नीड टू राइट इट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, वट एवर क्वेश्चन हैज बिन गिवन, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ मनी? वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? द स्पीड एट विच द मनी सर्कुलेट्स इन एन इकोनॉमी। ये जो पैसे, वी ऑल नो कि पैसे किसी के हाथ में रुकता नहीं है। ये पैसे जो है एक हाथ से दूसरे हाथ हर वक्त ही घूम रहा है। मैं किसी को दे रही हूँ, वो किसी और को दे रहा है, तो दिस वे मनी इज एक्चुअली मूविंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द रिसोर्सेज विच वी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये मनी का सर्कुलेशन का जो स्पीड है, उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, राइट? वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला क्या है? इट इज जीडीपी बाय मनी सप्लाई। जीडीपी मतलब टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई। फाइन, नाउ ये शायद मैंने करवाया है, लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड। ये लास्ट क्लास में मैंने करवाया है क्या प्रीति? आई थिंक ये मैंने पढ़ा दिया है। यस मैम, ये वाला हो गया है आपका। यहाँ से करवाना है। नहीं, ये क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करती हूँ, ठीक है? लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। इवन अब मैं करवाई हूँ तो एक बार मैं इसको रिवीजन करवा दे रही हूँ, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, एक्सप्लेन। जब ये एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है, व्हाट डज इट मीन? इन्फ्लेशन लो रेट मतलब बहुत छोटा सा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोल सकते हैं उसको, उतना सा इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड इन एन इकोनॉमी। क्यों? देखो क्या होता है, अगर रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगी तो प्राइस राइज होगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अ जनरल राइज इन प्राइस लेवल, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, राइट? नाउ इन एन इकोनॉमी देयर मस्ट बी अ सर्टेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब काफ़ी छोटा सा अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। क्यों ज़रूरत है लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन? अगर बिल्कुल इन्फ्लेशन नहीं होगा, इट मीन दैट इकोनॉमी इज नॉट एट ऑल वर्किंग, ठीक है? इकोनॉमी में रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, इकोनॉमी इज नॉट एट ऑल डूइंग समथिंग, रिसोर्स एलोकेशन हो ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन होगा, इट मीन्स रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज। नाउ वंस रिसोर्सेज आर यूटिलाइज, देयर टेंड्स टू बी एन इंक्रीज इन द प्राइसेस। देखो, जिस चीज़ को यूज़ किया जाएगा इकोनॉमी में, उसके ही तो प्राइसेस बढ़ेंगे ना। जो चीज़ यूज़ ही नहीं हो रहा है उसका प्राइस कैसे बढ़ेगा? नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई अ सर्टेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड। थोड़ा सा इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इन्फ्लेशन ज़रूरी है। बट नाउ वाई अ लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन? हम बोल सकते हैं ना हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑल्सो गुड। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट गुड, क्योंकि वो अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, बहुत हाई राइज इन प्राइस लेवल होगा, इट मीन्स पीपल आर नॉट एबल टू सेव। प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो पीपल की सेविंग, लोगों की सेविंग होगी नहीं, बिल्कुल लोग प्लान नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, प्रोडक्शन फर्म्स, कंपनीज कुछ भी प्लान नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई वी से अ लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड। नाउ वाई अ लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी बेनिफिशियल? फर्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी। इकोनॉमी में अगर लो इन्फ्लेशन होता है, इट एंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे प्राइस बढ़ रही है, 6 महीने पे 5 रुपये 10 रुपये करके प्राइस बढ़ा, तो इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल, वो काफ़ी प्राइसेस स्टेबल रहेगा। तो बिजनेसेस, कंज्यूमर्स, दे कैन प्लान देयर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजंस कैन बी मेड। अब अगर सब कुछ अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी ना, प्राइस स्टेबल रहेगा तो अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। और अगर सब कुछ सर्टेन है, अनसर्टेनिटी कम है एक इकोनॉमी में, सो वी कैन डू अ बेटर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट? परचेजिंग पावर, अगर देखो नॉर्मली क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस लेवल। अब राइज इन प्राइस लेवल मतलब हमारी एज अ कंज्यूमर हमारी परचेजिंग पावर कमती जा रही है। तो इन्फ्लेशन क्या कर रहा है? हमारी परचेजिंग पावर को कम कर रहा है। नाउ जब इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन की मात्रा, इन्फ्लेशन का जो वैल्यू है वो बहुत कम है, तो वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल, allowing individuals and households to maintain their standard of living.
Now once inflation is at a very higher rate, what will happen? Our purchasing power will erode. हमारी purchasing power बिल्कुल खत्म हो जाएगी. अब देखो अचानक से हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन विल डेफिनेटली इरोड अवर एंटायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो क्या हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं. थोड़ा थोड़ा फीस बढ़ रहा है, चलो स्कूल की फीस है थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, या थोड़े थोड़े खर्चे बढ़ रहे हैं. देखो ये जो आज जो भी हम प्राइसेस है, जो भी चीज़ों के दाम ले लो आप, जैसे अभी अचानक से जियो का या जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, रिचार्ज की वैल्यू बढ़ा दी है 20-25%. इट इज़ नॉट स्टेबल. ये काफ़ी स्टेबल नहीं है, काफ़ी अचानक से काफ़ी बढ़ गया. ठीक है, तो यहाँ पे एक इन्फ्लेशन आ गया है तो लोगों को दिक्कत होगी. 20-25% मीन्स अ लॉट, राइट. बट अगर यही 2%, 4%, 5% धीरे धीरे होता, मतलब हर साल अगर 5-5% होता तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती. बट अचानक से 25% डू मैटर, राइट. इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अब ये क्या बोल रहा है, जब लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है ना, इट लीड्स टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी. हाउ इकोनॉमिक एफिशिएंसी? सीधी सी बात है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे आएगी? क्योंकि यहाँ पर लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो रहा है, थोड़े थोड़े लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इतना इतना बढ़ेगा, लोग बिजनेस कर रहे हैं, दे आर एलोकेटिंग देयर रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, राइट. इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, लो रेट ऑफ जो अगर रहेगा हमारा इन्फ्लेशन, इट लीड्स टू इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस आर स्टेबल. अगर अचानक से दाम बढ़ते जाएगा तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी डोमेस्टिक प्राइसेस बिकम वेरी अनस्टेबल, राइट. इकोनॉमिक ग्रोथ या जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है, एक्सपोर्ट है, सब कुछ तो हैम्पर होगा. सब चीज़ प्राइसेस के ऊपर है. अचानक से प्राइसेस बढ़ा देंगे तो लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, राइट. इंटरेस्ट रेट. In a low inflation environment, central banks can maintain a lower nominal interest rates. Lower interest rates encourage borrowings and investment. सीधी सी बात है, सभी चीज़ों का जब दाम कम है तो इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दाम है ना, वही है कॉस्ट, तो वो भी कम रहेगा. अब लो इंटरेस्ट रेट में लोग ज़्यादा बोरो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड देन इट कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट. What is IS curve and what would be the shape of IS curve? ये भी 2022 में आया है. IS curve क्या है, उसका शेप के बारे में आपको बताना है. इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट बीइंग इंटरेस्ट इनसेंसिटिव. अब देखो नॉर्मली हमें पता है इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इंटरेस्ट सेंसिटिव होता है. इंटरेस्ट सेंसिटिव मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से. क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट का कैसा रिलेशन होता है. इन्वेस्टमेंट, अब एक इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं. मैं एक इन्वेस्टर हूँ, अब मे बी मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, राइट. जब मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, इसमें दो केसेस हो सकते हैं. एक हो सकता है मेरा अपना फंड, ओन फंड, दैट इज़ माई रिटेन फंडिंग, माई पर्सनल कैपिटल हो सकता है, तो रिटेन कैपिटल. और दूसरा केस में क्या हो सकता है, मैं बोरो कर रही हूँ. नाउ इन केस ऑफ रिटेन कैपिटल ऑल्सो हम देखेंगे भाई कहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है पैसे को लगाने का, कहाँ से मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर, मैं वहाँ पे पैसे लगाऊंगी. सेकंड, इन केस ऑफ बोरोइंग, अब ये जो बोरोइंग वाला केस है वहाँ पे तो इंटरेस्ट मैटर करेगा ही, क्योंकि यहाँ पर जब मैं बोरो कर रही हूँ मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बियर करना ही पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को. फ्रॉम हुएवर आई एम टेकिंग अ लोन आई नीड टू पे बैक, मुझे इंटरेस्ट तो पे करना है ना, तो व्हेनेवर आई एम बोरोइंग मुझे इंटरेस्ट देना है. तो usually in case of investment or businesses whatever we are doing, if we borrow then interest, ये जो investment है वो पूरी इंटरेस्ट सेंसिटिव होता है. बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक तो आपको IS कर्व समझाना है कि IS कर्व क्या है, और दूसरा IS कर्व का शेप क्या होगा इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट बीइंग इंटरेस्ट इनसेंसिटिव. ये वाला बहुत यूनिक सा चीज़ है कि जब आपके इन्वेस्टमेंट जो है इंटरेस्ट से कोई मैटर नहीं करता. यूजुअली ऐसा होता है जब हमारे पास अपने कैपिटल होते हैं, और ये एक असम्पशन है जहाँ पे इंटरेस्ट इज इनसेंसिटिव. इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट इनसेंसिटिव होगा, ये एक असम्पशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया. मैक्सिमम चांसेस यही हैं, ठीक है. तो पहले अपने समझते हैं IS कर्व क्या है. IS का मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, फाइन. अब यूजुअली क्या होता है, मैंने पहले ही हम लोग समझे हैं इसको. यूजुअल केस में क्या होता है, एज अ कंज्यूमर और एज अ नॉर्मल आप समझ लो हाउस होल्ड,
हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारा इनकम जनरेट होता है, हम लोग पहले इनकम करते हैं वाई, इनकम के बाद कंजम्पशन होता है, तो y माइनस सी इज़ आवर सेविंग। अब सेविंग जो करेंगे डेफिनेटली इट विल गो टू द इकोनॉमी इन एनी फॉर्म, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कैसे ना कैसे करके इकोनॉमी में ही अंदर जाएगा, तो इट विल बी ट्रीटेड और इट विल मूव टूवर्ड्स इंडस्ट्रीज एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो मैं सेविंग्स जो मेरी इकोनॉमी में जा रही है, ये जो मेरी सेविंग्स है इकोनॉमी में जो जा रही है, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इन्वेस्टमेंट। देखो मैं बैंक के पास पैसा दे रही हूँ, बैंक भी मेरे पास मुझे जो इंटरेस्ट देगा, बैंक अपने पास पैसे नहीं रखता है, बैंक कोई ना कोई कंपनीज को देगा तो कोई कंपनीज को देगा, प्रोडक्शन फर्म को देगा, तो दिस वे इट विल मूव इनटू द इकोनॉमी इन अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यूजुअली क्या होती हैं, जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो भी इंटरमीडियरीज ले लो, या इंटरमीडियरीज का मतलब हो गया तुम्हारे बैंक्स हो गए, NBFCs हो गए, या एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, FIIs, जहाँ पे भी मैं पैसे को रख रही हूँ। मेरी सेविंग देखो ये क्या है, वाई मेरा इनकम, इनकम से मैंने कंजम्पशन जो खर्चे हैं उसको माइनस कर दिए। प्रीति समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ऊपर से नहीं जा रहा ना? नहीं मैम समझ आ रहा है। ओके, तो y माइनस सी इज़ अवर सेविंग। अब सेविंग का अपने क्या करते हैं, मैं कहीं ना कहीं पे लगाऊंगी, कोई ना कोई बैंक्स में, NBFCs, FIIs, म्यूचुअल फंड्स, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कहीं ना कहीं पे मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगी। कहीं नहीं तो चुपचाप जाके बैंक में सेविंग अकाउंट में रख दूंगी, घर पे तो लोग रखेंगे नहीं पैसे, ठीक है ना? तो पैसे को रख दिए, तो दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इन्वेस्टमेंट। माय सेविंग विल बी एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इन्वेस्टमेंट एंड इट डेफिनेटली इट विल गो इनटू द इकोनॉमी। तो ये मेरी जो सेविंग है वो ट्रांसफॉर्म्ड होती है इनटू इकोनॉमी, ट्रांसफॉर्म्ड होती है इनटू इन्वेस्टमेंट एंड इट मूव्स अराउंड इन द इकोनॉमी। फाइन, तो ये IAS कर्व क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन in macroeconomics that shows the relationship between aggregate output, that is national income। aggregate output मतलब हमारा total economy में जो aggregate output है, and the real interest in an economy। अब यहाँ पर बात हो गई real interest की, real interest rate in an economy while holding other factors constant। ये IAS कर्व जो है इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर है ये। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये रिप्रेजेंट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट आउटपुट, टोटल हमारा नेशनल इनकम, एंड द रियल इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी व्हाइल होल्डिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इट डिपिक्ट्स द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स अज्यूमिंग दैट गुड्स मार्केट्स इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये क्या बता रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल, क्योंकि देखो क्या चीज़ बता रहा है, नेशनल इनकम, आपका नेशनल इनकम का रिलेशन इंटरेस्ट रेट के संग कैसे चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। ये एक इक्विलिब्रियम लेवल बताता है, ये जो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व है ना, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बताता है कि कौन सा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मीट कर रही है। तो यहाँ का इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स, मतलब मेन यहाँ पर मैटर कर रहा है इंटरेस्ट रेट, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर डिफाइन कर रहा है या डिटरमाइन कर रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, राइट। एज्यूमिंग दैट द गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर क्या बता रहा है कि गुड्स मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में, दिस इज एन अजम्पशन। देखो अच्छे से समझो, जब तक ये कर्व नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा। पहले मैं बता दूँ IAS इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व। अब देखो हमारा ये IAS कर्व है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, और ये LM कर्व है, ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। अब इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व क्या है, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, देखो अच्छे से समझो, IAS कर्व इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, ये हमारा इंटरेस्ट रेट और ये हमारा GDP। यहाँ पे देखो इन्वर्स रिलेशन समझ में आ रहा है कि देयर इज एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द आउटपुट लेवल। देखो क्लियर यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अगर इसको समझो नॉर्मल, अगर आप समझते हो IAS कर्व जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि IAS कर्व हैज़ गॉट अ
नेगेटिव रिलेशनशिप, IS curve has got a negative relationship, या मैं बोल सकती हूँ it is negative proportionately related with the interest rate, बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा देखो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमारा इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा जो जीडीपी है, क्या रिलेशन कैसे को डिफरेंट, अगर मैं इसको प्लॉटिंग करती हूँ, इसको प्लॉटिंग करो, ये पॉइंट पे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट है, मेरी जीडीपी क्या है, लोएस्ट, अच्छे से समझो इसको, ये मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम रहा है, ये मेरी जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब ये IS कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट सेविंग, जो इन्वेस्टमेंट सेविंग है वो कैसे कैसे हो रही है, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। तो नॉर्मली क्या होते हैं, हम लोग सेविंग कर रहे हैं और फिर हम उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जनरल एज अ लेमैन समझो, हम सेविंग कर रहे हैं और उसी को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, जब हमारा इंटरेस्ट रेट जो है हम लोग का ज़्यादा रहेगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, फाइन, इन्वेस्टमेंट एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, पर ये एग्रीगेट की बात हो रही है, ठीक है, मतलब एग्रीगेट नेशनल इनकम के हिसाब से एज अ प्रोड्यूसर, एज एन इन्वेस्टर। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है जब ज़्यादा है तो हमारी जीडीपी कम है, इसका मतलब जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं वो जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो नहीं ले रहे हैं, वो ज़्यादा बोरो नहीं कर रहे हैं, इसके कारण जीडीपी कम हो रही है। इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम हो रहा है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा बोरो कर रही हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है, इसी वजह से इंटरेस्ट रेट और जो हमारा जीडीपी है इसका एक नेगेटिव आपको दिख रहा है रिलेशन, क्लियर रिलेशन है। इंटरेस्ट रेट जितना ऊंचा जाएगा जीडीपी उतना कम होगा, इंटरेस्ट रेट जितना कमते जा रहा है उतना ज़्यादा आपका देखो जीडीपी बढ़ता जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऐसे करके डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा रहा है। देखो यहाँ पर रिलेशनशिप किसका दिखा रहा है, बिटवीन एग्रीगेट आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी। ये हमारा एग्रीगेट आउटपुट है, दैट इज जीडीपी, एंड दिस इज द इंटरेस्ट रेट आर, फाइन। It depicts the equilibrium level of output at different interest rate, assuming that the goods market is in equilibrium. ये माना जा रहा है कि जो गुड्स मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसके डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स को अगर आप लो, ये एक इंटरेस्ट रेट है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम आ रहा है, दूसरा अगर इंटरेस्ट रेट ले लो, सपोज ये दिस इज द इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आएगा, फॉर्म करेगा, बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम किस चीज़ का फॉर्म करना है, the IS curve represent the combination of outputs and interest rate at which planned investment equals planned saving। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, IS curve में एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है हम लोग को between outputs and interest rate, different level of output and different level of interest rate, इसका एक कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, at which planned investment equals planned saving, investment and saving, पहले सेविंग होती है फिर इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहाँ पर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड सेविंग के बारे में बात हो रहा है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द केनेजियन क्रॉस मॉडल एंड रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट। द इक्वेशन फॉर द IS कर्व इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज y इज इक्वल्स टू c प्लस आई, दैट इज योर इंटरेस्ट रेट, प्लस g प्लस nx। हम लोग को पता है नेशनल इनकम क्या होता है, टोटल हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, जो हमने सर्कुलर फ्लो मॉडल में पढ़ा है, y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, प्लस नेट एक्सपोर्ट, यही है ना। तो यहाँ पर y रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट आउटपुट, दैट इज रियल जीडीपी, c रिप्रेजेंट कंजम्पशन, हम लोग को पता है, IR रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विच इज अज्यूम टू बी अ फंक्शन ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे IR दिखा रहा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। तो नॉर्मली आई मतलब हम लोग समझते हैं इन्वेस्टमेंट, नाउ इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेंडिंग। क्यों बता रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है ये टोटली डिपेंड करती है ऑन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट, देखो एज एन इन्वेस्टर अगर बोलूँ मैं इन्वेस्ट ज़्यादा करूँगी, बट एज अ बोरोवर अगर बोलो तो ज़्यादा इंटरेस्ट रहने पे एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैन्युफैक्चरर, जब मुझे बोरो करना है तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे हम बोरो नहीं करेंगे। देखो इसका दो पॉइंट ऑफ व्यू है, फ्रॉम इन्वेस्टर, देखो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो हम डिमांड कम करेंगे,
यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से समझो, अगर जस्ट जनरल सिनेरियो में, अगर एज अ लेमैन तुम समझो, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, नॉर्मल केस में क्या होता है, कोई भी चीज़ का दाम ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। हम लोग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़े हम लोग, प्रीति लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़े अपने? लॉ ऑफ डिमांड में तो ये होता है ना कि अगर डिमांड बढ़ता है तो प्राइस उसका ना इंक्रीज होता है, और जब है ना डिमांड कम रहता है तो प्राइस भी उसका ये सॉरी उल्टा हुआ है, जब बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है तो उसका प्राइस डाउन रहता है, डिक्रीज रहता है, और जब उसका डिमांड कम रहता है तो उसका प्राइस भी सब इंक्रीज रहता है, ऐसा कुछ है। ऐसा ही है, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस का इम्पैक्ट होता है डिमांड पे। प्राइस हैज गॉट एन इनवर्स रिलेशनशिप विद डिमांड। इसका सीधा सा मतलब है, जब प्राइसेस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट। यहाँ पे जो अदर फैक्टर्स है उसको अपने कांस्टेंट लेते हैं, मतलब देयर आर अदर फैक्टर्स इम्पैक्टिंग द डिमांड एज वेल। तो यहाँ पर आईएस कर्व में क्या हो रहा है, हम लोग जो डिमांड ले रहे हैं दैट इज़ डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। तुम इसको सीधा भाषा में समझो, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेविंग या जो कर्व है, तो इसको आईएस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग समझ लो। तो अगर हम इसको क्या, ये डिमांड कर्व है, इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर्व, तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर्व भी तो नीचे की तरफ ही आएगी ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगी। जब इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, जब इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, राइट। अब ये एलएम कर्व, ये दूसरा कर्व आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सिर्फ आईएस को समझाया गया, एलएम को नहीं समझाया गया, दिस इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अब मैं एक बार वो भी बता दे रही हूँ, एलएम कर्व जो है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो है, ये इसको समझ लो सप्लाई कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व, इन्वेस्टमेंट सप्लाई कर्व। जैसे ये इन्वेस्टमेंट का डिमांड कर्व है जो कि इंटरेस्ट के संग नेगेटिवली रिलेटेड है। आईएस कर्व क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट माने इन्वेस्टमेंट का जो डिमांड कर्व है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। आईएस कर्व में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हो गई तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर्व, साधारण भाषा में समझो इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोप ही होगा, प्राइस जब ज़्यादा है मतलब इंटरेस्ट जब ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट जो डिमांड है वो कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा होगी। ऑन दी अदर हैंड एलएम कर्व, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, इसको समझ लो इन्वेस्टमेंट की सप्लाई कर्व। ये मान लो, हाँ इसका टर्मिनोलॉजी अलग है, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। एलएम कर्व को लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है हमारे हाथ में हम कितना पैसा रखना चाहते हैं। यूजुअल केसेस में हर कोई, हर इंडिविजुअल अपने हाथ में पैसा रखना चाहता है, फाइन, बट पैसा रखना तो चाहता है, ये हमें पता है, बट क्या होता है हम लोग सेविंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट हम लोग कर देते हैं, पैसे हम लोग सेविंग्स करके या बैंक में रखते हैं या अपने से दूर रखते हैं। क्यों दूर रखते हैं? दूर रखते हैं क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो नॉर्मली क्या होगी, हम लोग दूर रखेंगे, इसका मतलब हम ना कहीं सेव कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, इकोनॉमी में सप्लाई हो रही है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट सप्लाई कर्व है, ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतने ज़्यादा लोग सप्लाई करना चाहेंगे, उतने ज़्यादा लोग पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो हम अपने हाथ में क्यों पैसा रखें, हम लोग बैंक में रखते हैं, बैंक में रखें या म्यूचुअल फंड्स में या कहीं पर भी पैसे को इन्वेस्ट करके रखें। सो इन्वेस्टमेंट सप्लाई कर्व इसलिए पॉजिटिवली ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर? समझ आया? यस मैम, एक बार और ये वाला समझा दीजिए ना, एलएम वाला। एलएम वाला, ये इसको समझ लो तुम, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि हम अपने हाथ में कितना पैसा रखना चाहते हैं, लिक्विड कैश कितना रखना चाहते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। फाइन, अब इसको तुम समझ लो इन्वेस्टमेंट सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ऊपर की तरफ होता है, तो सप्लाई कर्व ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो क्यों होता है? तो यहाँ इन्वेस्टमेंट सप्लाई कर्व में क्या होगा, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, लोग इन्वेस्टर्स उतना ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे या उतना ज़्यादा पैसा अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या और पैसे को इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहेंगे। क्लियर? समझ आया? यस मैम, क्लियर हो गया। यस मैम। चलो, तो ये दो कर्व है यहाँ पर,
एक हो गई IS इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, जिसको तुम इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व समझ सकती हो। एग्जाम के टाइम लिखना मत इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, इट इज़ इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व ओनली, ठीक है, IS। तो ये मैं समझाने के लिए लिखी हूँ, IS को इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व और LM को इन्वेस्टमेंट सप्लाई कर्व, ये जस्ट समझने के लिए समझ लो। बट एग्ज़ाम में लिखने के टाइम यूज़ प्रॉपर जो नॉमेनक्लेचर है वही तुमको यूज़ करना है, ठीक है। चलो, नाउ इफ इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट इनसेंसिटिव और ऑटोनोमस, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इंटरेस्ट इनसेंसिटिव है या ऑटोनोमस, मीनिंग इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय चेंजेस इन द रियल इंटरेस्ट रेट। द इक्वेशन फॉर द IS कर्व बिकम्स y इज इक्वल्स टू c प्लस आई प्लस जी प्लस NX। अब इंटरेस्ट जब इनसेंसिटिव है, यहाँ पर क्या था, इंटरेस्ट सेंसिटिव है, तो I इज I मल्टीप्लाई बाय R था, मतलब इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो या इंटरेस्ट डिपेंडेंट, बट यहाँ पर इंटरेस्ट डिपेंडेंट नहीं है। इन दिस केस इन्वेस्टमेंट कॉम्पोनेंट I इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट एंड इट्स लेवल रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। ग्राफिकली द IS कर्व विल बी अ वर्टिकल लाइन व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट इनसेंसिटिव, इट इंडिकेट्स दैट चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट हैव नो इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या होगा, जब इंटरेस्ट इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा तो रुको एक ड्रॉ डिज़ाइन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये सीधा ऐसे चला जाएगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगी ऐसे, वर्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे वर्टिकल लाइन, ये ऐसे जो लाइन आ रही है ना IS कर्व ऐसे घूम रहा है, वर्टिकल लाइन ऐसे नहीं आके क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन सीधी, मतलब ये IS कर्व जो है ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होके वर्टिकल लाइन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट इनसेंसिटिव है, इंटरेस्ट का कोई फैक्टर ही नहीं यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। इन द केस द इन्वेस्टमेंट कॉम्पोनेंट I इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड इट्स लेवल रिमेन constant regardless of the interest rate, ठीक है। This implies that investment is determined by factors other than interest rate। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है